पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले विषय वस्तु पर आते हैं। हमारा अगला विषय वस्तु होगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जैसे कि दो शब्द हैं, एक में एक लगा है, एक में बहु लगा है। ये दोनों संख्यावाचक शब्द हैं। एक माने आप जानते हैं एक, यानी एक कोशिकीय जीव का अभिप्राय सीधा सीधा यह समझ में आता है, आ जाएगा आपको कि ऐसे जीव जिनकी रचना केवल एक कोशिका से निर्मित होती है, इन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर हम जीव जगत पर दृष्टिपात करें तो हमें ऐसे बहुत से जीव मालूम होंगे, बहुत से जीव हमें ज्ञात हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिका से बना हुआ जीवधारी एक कोशिकीय जीवधारी कहलाता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, ये सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें यूं तो नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनकी रचना केवल एक कोशिका से निर्मित होती है। दूसरा शब्द है बहुकोशिकीय। बहु माने अनेक। ऐसे जीवधारी जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यानी उनके शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ऐसे जीवधारियों को बहुकोशिकीय जीवधारी कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें हम, अगर कोई जीवधारी एक ही कोशिका से निर्मित होगा तो जाहिर सी बात है वो छोटा होगा, उसकी रचनाएं बहुत ही जटिल नहीं होंगी। अगर कोई जीवधारी बहुत सी कोशिकाओं से निर्मित होगा तो वह उसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी रचना और जटिल होगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं। हम लोगों का शरीर बहुत अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारी कार्यविधि भी जटिल होती है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर हम और स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर कोई जीवधारी एक कोशिकीय है तो जाहिर सी बात है उसके एक ही कोशिका के अंदर ही उसकी समस्त आवश्यक जैविक कार्य होंगे। वो सारी काम, सारी चीज अपने एक ही कोशिका द्वारा संपन्न करेगा। जैसे आपके पास केवल अगर एक कमरे का मकान हो तो वही एक ही कमरे में आपको सब कुछ काम करना है। उसी एक कमरे में एक तरफ आप अपना किचन बना लेंगे, उसी कमरे में एक तरफ आप अपना बेडरूम बना लेंगे, उसी में एक तरफ अपना स्टोर रूम बना लेंगे, आप उसी में एक तरफ अपना शौचालय निर्मित कर लेंगे। यानी एक ही कमरे में आपको अपनी समस्त क्रियाओं को संपन्न करना है, क्योंकि एक ही कमरा आपके पास है। तो वैसे ही जीवधारी जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, तो जाहिर सी बात है एक ही कोशिका के अंदर उनके समस्त कार्य संपन्न होते हैं। और जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं उनमें असंख्य कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं एक काम को संपन्न करेंगी, कुछ दूसरे काम को संपन्न करेंगी। कुछ कोशिकाएं पाचन क्रिया को संपन्न करेंगी, कुछ कोशिकाएं श्वसन क्रिया को संपन्न करेंगी, कुछ कोशिकाएं उत्सर्जन को संपन्न करेंगी, कुछ कोशिकाएं संवेदनाओं के वहन को संपन्न करेंगी। तो तमाम जितनी कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्यों को संपन्न करेंगी, यानी उनमें कार्यों का विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवधारियों में कार्यों का विभाजन देखने को नहीं मिलता। इसी कार्यों के विभाजन को जीव विज्ञान में एक नया शब्द देते हैं जिसको कहते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन कहते हैं। यानी कहने का मानी यह है
कि एक कोशिकीय जीवों में कोई समविभाजन नहीं होता और बहुकोशिकीय जीवों में समविभाजन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ये हो गई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के विषय में जानकारी आपको। एक दूसरे, हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरे शब्द की तरफ। एक शब्द आता है, जैसे आपने संख्या के आधार पर जीवों को दो भाग देखे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, वैसे ही कोशिकाओं के विकास और सुव्यवस्था, इनके भी आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे कोशिकाओं को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये शब्द यहां पर दोनों को ध्यान दीजिए। प्रोकैरियोटिक, ये इंग्लिश का शब्द है प्रोकैरियोटिक। प्रो माने होता है पूर्व, और कैरियन शब्द जो है वह केंद्रक को बताता है। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक प्रारंभिक अवस्था का हो, पूर्व अवस्था का हो। जो पूर्व अवस्था की चीज होगी वो जाहिर सी बात है विकसित नहीं होगी, सरल होगी। यानी कहने का मानी ये है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो विकसित नहीं होती। अब विकसित न होने का क्या मतलब, क्या चीज है जो विकसित नहीं होता? तो कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो केंद्रक है। यानी ऐसे कोशिकाओं का केंद्रक विकसित नहीं होता। केंद्रक तो होता है लेकिन विकसित नहीं होता। इसका मतलब क्या? केंद्रक नाम की स्पष्ट विकसित चीज नहीं होती, लेकिन आभास होता है कि कोई चीज है जो केंद्रक के तरह से है, केवल आभास होता है। ऐसे केंद्रक को आभासी केंद्रक भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यानी ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक तो होता है लेकिन वह आभासी होता है। और जब केंद्रक आभासी होगा तो जाहिर सी बात है उसके जो और भी अंग, कुछ और भी अंग जो होंगे वो पूरे विकसित नहीं होंगे। जैसे सांस लेने की जो श्वसन क्रिया के लिए जो अंग कोशिकाओं को प्राप्त होते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो विकसित नहीं होता, वो होता नहीं। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है कोशिकाओं के अंदर, हम आगे बताएंगे आपको, वो राइबोसोम भी एक विशेष प्रकार का होता है, बहुत ही निचले दर्जे का होता है, जिसे 70S राइबोसोम कहते हैं। वो भी राइबोसोम ही है लेकिन निचले दर्जे का वो राइबोसोम है, वो 70S राइबोसोम होता है उसमें। तो ऐसे कोशिकाओं को, ऐसे जीवधारियों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या जीवधारी। दूसरे जीवधारी को कहते हैं यूकैरियोटिक। बायोलॉजी में प्रो और यू आपको बार बार आएंगे। जहां प्रो लगा हो माने होता है पूर्व, जहां यू लगा हो वहां माने होता है बाद का। जो बाद का होगा वो विकसित होगा। यू शब्द जहां भी आपको लगा नजर आवे, जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान आगे भी पढ़ेंगे आप, यू शब्द जहां भी लगा होगा आप ये समझ लेना कि वो विकसित चीजों को बोध कराने जा रहा है।
अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक को कह दिया कि पूर्व की कोशिका जो कम विकसित हो, अगर यूकैरियोटिक कहा जाए तो ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक विकसित हो, जिसका केंद्रक क्या हो, विकसित हो। और जब केंद्रक विकसित होगा तो जाहिर सी बात है उनके जो और भी कोशांग होंगे वह पूर्ण रूप से विकसित होंगे। राइबोसोम जो निचले स्तर का था प्रोकैरियोटिक में, अब वो राइबोसोम उच्च स्तर का हो जाएगा जिसको 80S राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S था, उसको नाम देते थे, लेकिन यूकैरियोटिक में उस राइबोसोम को 80S कहते हैं। श्वसन का जो अंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, यहाँ पर पूर्ण विकसित हुआ, पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाएगा और जिससे वो कोशिकाएं सुचारू रूप से श्वसन क्रिया का संपादन करेंगे। ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, या जीवधारी। तो यहां पर आप दो शब्द और जाने, एक को कहा गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक को कहा गया यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आप नोट भी कर लें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनका केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, विकसित नहीं होता, ऐसे केंद्रक को आभासी केंद्रक कहते हैं। साथ ही साथ उसमें पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है कुछ, और राइबोसोम जो होता है वो सबसे निचले स्तर का 70S प्रकार का होता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में नोट कर लीजिए। ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक सुस्पष्ट, विकसित और कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले समस्त कोशांग पूर्ण रूप से विकसित और क्रियाशील होते हैं। तो आपने दो चीजें और जानी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। एक कोशिकाओं के सामान्य ज्ञान होने के बाद वैज्ञानिकों ने मिलकर के जब जंतु और वनस्पति कोशिकाओं का एक व्यापक अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसी बातें महसूस हुई जो दोनों कोशिकाओं के लिए सामान्य रूप से, उभयनिष्ठ रूप से सत्य पाई गई। यानी वो दोनों कोशिकाओं के लिए उभयनिष्ठ थी, कॉमन थी। वैज्ञानिकों ने मिलकर के कुछ ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो जितना सत्य जंतु कोशिकाओं के लिए था उतना ही सत्य वनस्पति कोशिका के लिए भी था। ऐसी चार पांच बातें, 3-4 बातें वैज्ञानिकों ने उद्घाटित किया और उन्हीं बातों को जो सत्य थे, जो फैक्ट थे कोशिकाओं के बारे में, उनको वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया और इसी सिद्धांत को आगे चल करके कोशिका सिद्धांत कहा गया। इस कोशिका सिद्धांत का संपादन करने वाले 2 वैज्ञानिक थे। एक उसमें जंतु वैज्ञानिक था और दूसरा वनस्पति वैज्ञानिक था। इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम था स्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के जिन बातों का प्रतिपादन किया वे निम्नलिखित हैं। वो 3 बातें उन्होंने बताया।
और तीनों बातें कोई नई बातें नहीं थी, जो अध्ययन पिछले किया, जो आप जानते भी हैं, जो कोशिकाओं की विशेषता होती हैं, केवल उन कॉमन विशेषताओं को उन्होंने उद्घाटित किया जो दोनों के लिए सत्य हैं, जो दोनों पर लागू होती हैं, वो कॉमन सी। तो पहली विशेषता, पहला जो उभयनिष्ठ बिंदु था, उसमें पहला बिंदु था कि समस्त कोशिकाएं जीवधारी की रचनात्मक इकाई होती हैं, जो आप जानते भी हैं। चाहे जंतु हो, उनकी भी रचना की इकाई कोशिका होगी, चाहे वो पौधे हों, उनके भी रचना की इकाई कोशिका होगी। पहला सिद्धांत का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, समस्त कोशिकाएं जीवधारियों की क्रियात्मक इकाई होती है, यह भी आप जानते हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात उसने बताया कि प्रत्येक जीवधारी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर विभाजन के उपरांत नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के उपरांत हो सकता है और होता है। ये कोशिकाएं, समस्त कोशिकाएं स्वयं में सक्षम होती हैं कि वो विभाजन के उपरांत नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर सकें। ये तीन महत्वपूर्ण बातें स्वानोस्लाइडेन ने दिया, जो आज कोशिका सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा आपका कोशिका सिद्धांत। तो आपने तीन चीजों को आज जाना। एक कोश की बहुकोश की जीव, दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तीसरा आपने जाना कोशिका सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं। कोशिकाओं का आकार और आकृति जो हम आपको थोड़ा पहले बताए थे। मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। उसका आकार उसके कार्य तय करते हैं। जीवधारियों के कार्य ही कोशिकाओं के आकार तय करते हैं। जैसा जीवधारी को काम करना होता है, वह कोशिकाओं का रूप भी वैसे ही अपने बदल लेता है। कोशिकाएं उसकी उसी रूप में विकसित होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संवेदनाओं को लाने वाले जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, लंबे लंबे सूत्रों के रूप में होती हैं, क्योंकि उनको दूर दूर से अन्य जगहों से सूचनाओं को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के आपके दिमाग को बताना होता है कि ये बातें हो रही हैं। आपके अगर पैर में सुई चुभ जाए, आपके दिमाग को बताने के लिए वो तंत्रिका कोशिकाएं नीचे पैर के अंगूठे के नीचे तालू में होंगी, जो धागे के रूप में होंगी, और वो आपके संवेदना को, सुई चुभने की संवेदना वो लेकर के आपके दिमाग को पहुंचा देंगी। वो अगर लंबी नहीं होंगी, छोटी होंगी, तो आपके पैर में सुई की संवेदना आपके दिमाग को प्राप्त नहीं हो सकती। आपकी त्वचा की कोशिकाएं हैं, उनकी परतें मोटी होंगी ताकि आपके बॉडी की रक्षा हो सके। तो जैसी कोशिकाएं होंगी, जैसे उनका आकार होगा, जैसे उनको काम करना होगा। अब हम बात करते हैं आकृति के बारे में। हम आकृति के बारे में सामान्य रूप से देखने में तो लगता है कि कोशिकाओं, आकार और आकृति दोनों एक ही शब्द हैं। हिंदी में तो लगता है एक ही शब्द हैं, लेकिन जीव विज्ञान इसको एक शब्द नहीं मानता, जीव विज्ञान इसको दो शब्द मानता है। हम इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारी शर्ट का आकार हमारे बेटे के शर्ट के आकार के बराबर है। यानी जिस स्वरूप का मेरा शर्ट है, कॉलर, बाँह, ये लंबाई, ये आपका जो बीच का भाग, वैसे ही सारे शर्टों का होगा। चाहे मेरे बेटे का शर्ट हो, चाहे किसी बच्चे का शर्ट हो, चाहे आपका शर्ट हो। लेकिन अगर आप दर्जी की दुकान पर जाएं
कह दें मेरे बच्चे के लिए शर्ट सिल दीजिए, तो कहेगा भाई हमको बच्चा तो लाइए, हम वैसे शर्ट नहीं सिल सकते आपका जब तक हम नाप नहीं लेंगे। उसको, उस दर्जी को आकृति चाहिए। वैसे ही जब हम आकृति की बात करते हैं तो आकार का परिमापन है वो। आकृति जो है किसी के आकार का परिमापन है। यानी जब हम आकार को माप करके उसकी माप निश्चित कर देते हैं तो वह आकृति कही जाती है। तो कोशिकाओं की आकृति भी जो होती है वो अलग अलग होती है, वह भी उनके कार्य पर ही निर्भर करती है। तंत्रिका कोशिकाएं मीटर तक लंबी होती हैं, ठीक। फेफड़े की कोशिकाएं कुछ माइक्रोमीटर में होती हैं। सामान्य जो कोशिकाओं की रेंज है वो 5 से 20 मिली माइक्रोन के बीच में होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं, छोटी कोशिकाएं भी होती हैं। ये मैंने कुछ कोशिकाओं के चित्र आपको बना दिए हैं। ये है क्लोरेला की कोशिका, एक कोश की है। ये न्यूरॉन मानिए तंत्रिका की कोशिकाएं हैं। ये जीवाणुओं की कोशिकाएं हैं। ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, यह भी एक कोशिका है। तो हम आकार और आकृति के बारे में आप जान गए। अब हम इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए हम कोशिकाओं के संरचना के बारे में बात करते हैं। हम कोशिका की संरचना के बारे में जानें। अगर हम संरचना कहते हैं, संरचना का मतलब है कि वो चीज किन किन चीजों से मिलकर के बना है। अगर हम कहें साइकिल की संरचना क्या है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे हैंडल है, 2 पहिए हैं, घंटी है, ब्रेक है। यानी वो साइकिल किन किन चीजों से मिल करके आपस में जुट करके व्यवस्थित होकर के साइकिल तैयार हो गई है, उन घटकों को अगर मिला दिया जाएगा तब रचना निर्मित होगी। और रचना पढ़ने के लिए घटकों को पढ़ना आवश्यक है। तो संरचना का सीधा अभिप्राय कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले उस घटकों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन घटकों के बारे में पढ़ेंगे जिससे कोई कोशिका निर्मित होती है। चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वनस्पति कोशिका हो, है तो दोनों कोशिकाएं। घटक लगभग समान होंगे। हाँ, कुछ घटक उसमें जंतु में होंगे, वनस्पतियों में नहीं होंगे। कुछ घटक वनस्पति कोशिका में होंगे और कुछ और वो जंतु कोशिका में नहीं होंगे। लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम घटक जो होंगे तो होंगे ही। जैसे आपकी 2 साइकिलें हैं, हीरो साइकिल का घटक और किसी और साइकिल A1 साइकिल का घटक लगभग बराबर होगा। लेकिन कुछ में कुछ चीज़ें कभी बनाने वाला बढ़ा देता है, किसी में कम कर देता है एक आध घटक, लेकिन घटक तो वही रहते हैं। मोटरसाइकिल देखिए, सब चीज़ वही रहता है सब में। किसी में पावर ब्रेक होता है, किसी में सिंपल ब्रेक होता है। लेकिन घटक अगर संरचना देखी जाए तो घटक तो सब में बराबर ही होंगे। हम यहाँ चर्चा करेंगे कोशिका को निर्मित करने वाले उन घटकों के बारे में। हम एक ही और यहाँ दृष्टिपात करें। अगर हमें कोशिका के आकार को हम यहाँ पर बनावें, मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो है एक कोठरी जैसे है। एक कोठरी, मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे आपका एक कमरा है, तो वैसे अगर कमरे की संकल्पना करें हम,
तो कमरे की दीवारें होंगी चारों ओर, तो आवरण है तभी तो कमरा बनेगा। अगर किसी जमीन पर अगर चारों ओर दीवार न बना दिया जाए, ऊपर छत न बना दिया जाए, तो कमरा उसको कहा नहीं जाएगा। अगर कोशिका शब्द का प्रयोग किया जाता है वह भी एक कमरे जैसे ही चीज होती है, और उसका भी कोई चारों ओर से आवरण होगा। इस आवरण को हम कहते हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। अब ये कोशिका जो आवरण है, आवरण माने जो किसी चीज को चारों ओर से ढकता है, जैसे कमरे की दीवारें कमरे का आवरण है। अब ये प्रश्न ये उठता है, पहले के जमाने में जब ईंटें पत्थर नहीं हुआ करते थे दीवार बनाने के लिए, तो लोग टेंट डाल लेते थे और कमरा वही उनका एक आवरण होता था, पतला सा आवरण, और लोग उसी में रहते थे। आज के दिन में सीमेंट पत्थर युग बदल गया है, ईंटा आ गए हैं, लोग ईंटे का मजबूत आवरण बना लेते हैं, लोग उसमें रह रहे हैं। तो आवरण मोटा भी हो सकता है, आवरण पतला भी हो सकता है। अब यहां प्रश्न दो चीजें, एक ही और ध्यान दीजिए आप। वैसे कोशिकाओं भी सही है। अगर कोशिका का आवरण पतला है, झिल्ली की तरह से है, तो उस आवरण का नाम हम देते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अगर वो आवरण मोटे दीवार की जैसी है, तो उसको नाम देते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि किन कोशिकाओं में आवरण पतला होगा, या उनका आवरण एक झिल्ली जैसे होगा, या ये कह सकते हैं किन कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इसका उत्तर है, ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं। जितनी जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उनका आवरण बहुत ही पतला झिल्ली नुमा होता है, पतला होता है, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, जंतुओं में केवल। और वनस्पति कोशिका को देखा जाए तो उनका जो आवरण है वो मोटा होता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। ठीक। वनस्पति कोशिकाओं में झिल्ली भी होगी और उसकी झिल्ली के ऊपर भी मोटी सी भित्ति होगी, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली का आवरण होगा, उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होगी। ये दोनों कोशिकाओं में मुख्य अंतर है कोशिका के आवरण में। इसको नोट कर लें। जंतु कोशिका का आवरण जो होता है केवल कोशिका झिल्ली से बना होता है। वनस्पति कोशिका का आवरण जो होता है वह झिल्ली भी होती है उसके आवरण में, और झिल्ली के ऊपर एक मोटी भित्ति भी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में यह मुख्य अंतर है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का। तो ये बच्चों, ये दोनों में पहला अंतर है। उसके बाद इस आवरण के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल पदार्थ, इस तरल पदार्थ को कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जैसा कि इसका नाम है जीव द्रव्य, यह एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जो जीवन के लक्षणों को दर्शाता है। इसी के नाते
जीवधारी जीवधारी होता है। अगर ये खत्म हो जाए तो वो जीवधारी जीवधारी नहीं रहेगा, उसमें जीवन के सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे और वो मृत प्राय हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था उसमें ये जीव द्रव्य बिल्कुल सूख चुका था, केवल उसने कोशिका भित्ति को देखा था, क्योंकि कार्क था वो वनस्पत का भाग था, वनस्पत कोशिका का भाग होता है कार्क। उसने केवल भित्ति को देखा, उसके अंदर का जो जीव द्रव्य था वो सूख चुका था, यानी उसके अंदर कुछ नहीं था। अगर ये रहा होता तो सजीव होता वो। और ये जो जीव द्रव्य है यह एक संग्रह केंद्र है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, विभिन्न प्रकार के जैविक रचनाओं का। यही इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं। इसी के अंदर तमाम वो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो जीवन के गुणों को अपन रखते हैं। तमाम चीजें, जितनी भी समस्त जीवधारियों के लक्षण वाले पदार्थ होते हैं वो सब इसी में निहित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसी नाते एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार न कह के कहा जाए जीवन का आधार है। ये भौतिक रासायनिक आधार की बात मैं नहीं करता, यह जीवन का ही भौतिक आधार नहीं बल्कि जीवन का मूल आधार है। इसके अंदर समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। जो कुछ हम खाना खाते हैं अंत में जाना इसको यहीं पर संग्रह होना है। जो भी आनुवंशिक गुण हैं सब इसी में संचित होने हैं। यानी पूरे जीवन की क्रियाओं का, पूरे जीवन के रचनाओं का, सब कुछ का जो आधार है, जो केंद्र है, वो क्या है? जीव द्रव्य। हम अगले चर्चा में पढ़ेंगे किस जीव द्रव्य की। ये पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका जीव द्रव्य। और इसमें जीव द्रव्य में मुख्य रूप से 3 बातों को हम पढ़ेंगे। अगर इनके संगठन को देखा जाए मोटे तौर पर ये 3 भागों में बटा होता है। पहला कोशांग, इसमें तमाम जीवित रचनाएं पाई जाती हैं जो कोशिकाओं के अंग होते हैं। अंग मानी क्या? कोशिका सांस लेती है, आप जानते हैं कोशिका समस्त क्रियाओं को करती है। सांस लेने वाले अंग भी उसमें पाए जाते हैं। जिन अंगों से वो सांस लेती है वह भी इसी में पाया जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसको प्रोटीन बनाना होता है। प्रोटीन बनाने के लिए जो कोशांग मिलता है उसे राइबोसोम कहते हैं। उससे पाचन करना होता है, पाचन क्रिया के जो अंग होते हैं उसे लाइसोसोम कहते हैं। तमाम कोशांग जीवित रचनाएं होती हैं जो कोशिकाओं के कार्यों को संपादन करती हैं।